नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव की जंग तेज होती दिखाई दे रही है। यानी कि अब लोकसभा के बाद सबकी निगाहें उपचुनाव पर टिक चुकी हैं। 10 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है और शायद ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि इतनी ज्यादा सीटों पर एक साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये 2027 से पहले मिनी विधानसभा चुनाव है और अगर ये मिनी विधानसभा चुनाव है तो हर एक पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर तमाम कांग्रेस पार्टी हो, आरएलडी जो छोटे छोटे दल हैं, ओम प्रकाश राजभर हो या फिर अनुप्रिया पटेल हो, जो सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी के जयंत चौधरी, उनके लिए भी साख दांव पर है क्योंकि मीरापुर में भी उपचुनाव होना है। एक सीट है मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे, अब फैजाबाद से वो सांसद चुने गए हैं। तो अयोध्या की सीट, ये मिल्कीपुर सीट भी साख का सवाल बनी हुई है। किसकी जीत होगी, किसकी हार, ये तो नहीं पता, लेकिन इसका एक छोटा सा विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ प्रशांत शुक्ला, एडिटर है, खुदरंग के वरिष्ठ पत्रकार है, अच्छी समझ रखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज की डेट में स्थिति क्या है। प्रशांत भाई, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम इन 10 सीटों पर तो बातचीत करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो बागी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनको लेकर क्या विश्लेषण है? क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कहा था कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी सौंपी जाएगी और उसके बाद इनकी सदस्यता जाएगी, तो वहां पर भी विधानसभा के उपचुनाव हो सकते हैं। तो ये तमाम बातें निकल कर आई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया बागी विधायकों के लिए। 7 बागी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। तो इन बागी विधायकों को लेकर क्या सिनेरियो आप देखते हैं? आपने मुझसे कहा कि बागी विधायक, जो 7 विधायक जो फरवरी में राज्यसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग हुई थी उसके बारे में, मैं उन 7 विधायकों की लिस्ट देख रहा था कि कौन कौन है वो 7 विधायक। एक बार फिर से, क्योंकि फरवरी से लेकर के अभी तक मामला थोड़ा सा, और इस बीच इतना बहुत सारी खबरें आती जाती रहती हैं। खैर, 7 विधायकों में मैं उनके नाम और उनके सरनेम पढ़ रहा था और दूसरी तरफ मेरे दिमाग में अखिलेश यादव का पीडीए चल रहा था। 2 ऐसे नाम हैं जो अखिलेश यादव के पी से ताल्लुक रखते हैं और 5 ऐसे नाम हैं जो ए से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि आदिवासियों की तो एक ही विधानसभा सीट है, सिर्फ सोनभद्र की शायद दुद्दी सीट पड़ती है और वहां पर लोकसभा के साथ में भी उपचुनाव वहां उस सीट पर भी हुआ है। तो बाकी उत्तर प्रदेश में ए का मतलब अगड़ा ही बचता है। अब उस अगड़े में जो 5 विधायक हैं वो अगड़ों के हैं। अखिलेश यादव को यह पता है कि अगर डायरेक्टली जो विधायक हैं जिन्होंने गद्दारी की या यूं कहें जिन्होंने धोखा दिया ऐन वक्त पर समाजवादी पार्टी को, एक नैरेटिव बनाने की तैयारी कर रहे हैं उन विधानसभा, पर्टिकुलर विधानसभा सीट्स पर, उन क्षेत्रों में उनके खिलाफ, उनको एक तरीके से विलन बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी, ताकि आने वाले वक्त में जब 27 में चुनाव हो या फिर अगर उससे पहले भी उपचुनाव अगर होता है, अगर अयोग्य करार दिए जाते हैं दल बदल कानून के तहत, अखिलेश यादव कोई एक्शन लेते हैं, तो उस एक्शन में अखिलेश यादव किसी भी तरीके की अपनी कोई फॉल्ट नहीं रखना चाहते हैं कहीं से भी। सारा का सारा ठीकरा उन विधायकों पर जाए, जो मेरे सोर्सेस कह रहे हैं। इस बात के लिए समाजवादी पार्टी इस बात की तैयारी कर रही है। अगर विधानसभा का उपचुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी गद्दारी का सारा ठीकरा वहीं फोड़ेगी और जो अगड़े जो जितने भी अगड़े जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उन कम्युनिटीज में जाकर के ये मैसेज देगी समाजवादी पार्टी, बड़ा दमदारी से मैसेज देगी कि ये देखिए, ये इस तरीके के लोग हैं, आपका वोट इन्होंने दिया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो आपने वोट दिया था उस वोट का इस्तेमाल करके ये खुद भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। बेसिकली सारा खेल नैरेटिव का है। या ये नैरेटिव 27 में चलेगा, नहीं तो अगर होगा, जो मेरी जानकारी, मुझे लगता नहीं है कि अखिलेश यादव भी हाल फिलहाल में कोई एक्शन लेने के मूड में है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि इसमें से कुछ 1-2 विधायक गए थे दिल्ली मिलने, भारतीय जनता पार्टी आला कमान से कुछ संगठन के लोगों से मुलाकात हुई है और इस्तीफा देने के इच्छुक बताए जा रहे थे, लेकिन फिर उधर से मना हो गया और कहा गया कि चुपचाप मार के बैठ जाओ एकदम। अभी कोई स्थिति बहुत डामाडोल है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, जैसे हैं वैसे ही
पड़े रहिए एकदम, अभी ना तो हम कुछ दे पाएंगे और ना तो हम कहीं आपको एडजस्ट कर पाएंगे। एकदम क्लियर मैसेज दे दिया गया और चुपचाप लौट आए हैं ये लोग। तो समाजवादी पार्टी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि ये विधायक कोई ऐसी गलती करें तब वो अपनी तरफ से अपना एक्शन ले। समाजवादी पार्टी का प्लान अपना पक्का है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो ये चाहती है कि पहल उधर से हो, और जब पहल उधर से होगी तो उसको नैरेटिव बनाने में आसानी होगी, न सिर्फ 27 के लिए बल्कि अगर विधानसभा चुनाव इन 7 सीटों पर होता है उन पर, चाहे आप पूजा पाल की बात कर लीजिए, चाहे आप वो जो बदायूं की बिलसी सीट से जो विधायक हैं आशुतोष मौर्य उनकी बात कर लीजिए, आप अभय सिंह की बात कर लीजिए, राकेश पांडे की कर लीजिए, राकेश प्रताप सिंह की कर लीजिए, विनोद चतुर्वेदी की कर लीजिए, ये जितने भी विधायक हैं इन सब के आसपास ऐसा, भाई फरवरी में तो पता नहीं था ना, जनवरी में बढ़िया 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी मंदिर मंदिर में ढोल मंजीरे का आयोजन भंडारे करवा रही थी। उसको क्या पता था कि मई आते आते डब्बा गोल हो जाएगा, और उसी लहर पर ये सातों लोग सवार होना चाह रहे थे, लेकिन पीडीए का दांव ऐसा चला कि सारा कुछ मामला सफाचट होगा। और उस पीडीए का ही असर है कि भारतीय जनता पार्टी अभी इन सातों विधायकों को कुछ भी देने से बच रही है, या यूं कहें कि कुछ भी देने की स्थिति में है ही नहीं। अनुज जी बिल्कुल। और इसमें पल्लवी पटेल की अगर हम बात करें तो उनके लिए अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था कि उनको नहीं टच करेंगे, उनको छोड़ दिया है, क्योंकि वो हमारे पीडीए का भी हिस्सा है और आदि आबादी का भी हिस्सा है, तो उनको जाने दिया। और इसीलिए शायद विधानसभा के अंदर उनकी जहां सीट थी समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ, वहीं पर वो बैठी सत्र के दौरान दिखाई दी। अब आ जाते हैं 10 विधानसभा सीटों पर। आपको क्या लग रहा है कौन किस पर कितना भारी? हालांकि थोड़ा जल्दबाजी है इस बात का विश्लेषण करना, लेकिन 24 का चुनाव भी निकला है, लोग चर्चाएं करने लगे हैं और लोग ये जानना भी चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ समीकरण इन सीटों पर बैठ रहे हैं। तो प्रशांत भाई, आपकी नजर में क्या लग रहा है कि यहाँ 10 सीटों पर कौन ज्यादा आगे निकलता दिखाई दे रहा है? फिलहाल आज की अगर हम बात करें, आज की डेट की अगर हम बात करें, कल परिस्थितियां बदल जाए राजनीतिक तौर पर तो बात अलग है। 10 सीटों की अगर बात करें, अगर हम पश्चिम से शुरू करते हैं, सबसे पहले गाजियाबाद ले लेते हैं। उन 10 सीटों का अगर हम ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे तो इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है, ना सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनाव में बल्कि उससे पहले के भी चुनाव में। लगभग उसमें से 8 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी का जो विनिंग स्ट्राइक रेट रहा है वो एबव 60-70 रहा है। चाहे आप 8 सीटों की बात करें, 1-2 सीटों की बात आप छोड़ दीजिए, उसमें ऊपर नीचे होता रहता है। ज्यादा दे दी आपने। अगर 8 सीटें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना दमखम दिखाती चली आई है। भाई आप गाजियाबाद देखिए, गाजियाबाद की जो सदर सीट है समाजवादी पार्टी के लिए, गाजियाबाद सदर सीट कभी भी बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रही। मेरे ख्याल से एक बार शायद उस सीट पर समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव जीता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा आप फिर बढ़ते जाइए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आप मुरादाबाद में आ जाइए, कुंदरकी सीट संभल लोकसभा सीट का यह हिस्सा है और मुरादाबाद जिला है, और दोनों ही ऐसी सीटें जहां पर मुस्लिम वोटर्स की जो तादाद है वो बहुत अच्छी खासी है। 60% है प्रशांत भाई मुस्लिम आबादी। हाँ 60%, और 60% में भी जो 40% वोटर है वो सैनी वोटर हिंदुओं का उसमें सबसे ज्यादा है। 40%, 35% में सैनी वोटर सबसे ज्यादा है। आप देख रहे हो, अगर आप समझ पा रहे होंगे। और मुसलमानों में भी वहां पर एक तुर्क बिरादरी मुसलमानों में जो होती है उनका सबसे जबरदस्त डोमिनेंट है, तुर्क बिरादरी का बहुत जबरदस्त डोमिनेंट है। और 3 बार मेरे ख्याल से वहां पर समाजवादी पार्टी जीत रह चुकी है। भाई शफीकुर रहमान के पोते थे जियाउर रहमान, वो यहां से विधायक थे, वो जीत करके चले गए लोकसभा, तो ये सीट खाली हुई। यहां पर पलड़ा बहुत जबरदस्त भारी है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो इनके अध्यक्ष है बासित अली, कुंवर बासित अली, उनको शायद उतार सकती है, लेकिन इस मामले में अभी मामला अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी दोनों के बीच में फंसा हुआ है उधर से, क्योंकि ये दोनों लोग वो सीट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही नहीं हम ही लड़ेंगे। तो मोर्चा तीनों देखो, एक तो कास्ट कॉम्बिनेशन आपका जो है वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, समाजवादी पार्टी के वो फेवर में ऑलरेडी 60% जीत के चल रही है ना वहां पर समाजवादी पार्टी। और अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता
कुंवर बासित अली को टिकट दे दिया तो वहां पर तुर्क बिरादरी के अगेंस्ट जो राजपूत मुस्लिम है कम्युनिटी वो बहुत कम है और वहां पर उनका बहुत ज्यादा कोई जनाधार है नहीं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर पूरे इतिहास में आप देख लीजिए, जब से ये सीट अस्तित्व में आई सिर्फ एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है, कभी जीत नहीं पाई यहां से। समाजवादी पार्टी यहां पर सबसे मजबूत है। आगे बढ़ते हैं। ये कुंदरकी की बात हो गई प्रशांत भाई। अब हाँ, करहल की बात करें तो करहल तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वहां पर। वो पूरा समाजवादी पार्टी का देखिए गढ़ है। जब से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की वो जो नेता थे, नाम मैं उनका शायद भूल रहा हूं, 2000 के चुनाव में या 2003 के चुनाव में मेरे ख्याल से वो सपा में आ गए थे, तब से समाजवादी पार्टी का वहां एक छत्र राज है। या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का वहां अपना कोई कैडर प्रेजेंस नहीं है। वहां पर लोकल कैंडिडेट और समाजवादी पार्टी का कैडर का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो वहां पर चुनाव जितवाता है। और इस बार भी मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी परिवार से ही, अखिलेश यादव के परिवार से ही टिकट वहां पर जा रहा है। तेज प्रताप यादव की चर्चा चल रही है सबसे आगे। तो इस मामले में भी करहल सीट पर कोई दो राय नहीं है कि वहां समाजवादी पार्टी नहीं जीत रही और बड़े मार्जिन से जीत रही है वहां पर समाजवादी पार्टी। आप ये तीसरी सीट कौन सी हो सकती है? तीसरी सीट मीरापुर सीट जो है, यहां पर इस बार मामला जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं हुआ, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन से जब ये सीट लड़ी गई थी तब ये गई थी आरएलडी के खाते में, चंदन चौहान यहां से विधायक चुने गए थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल और दूसरा मीरापुर का जो कास्ट कॉम्पोजिशन है वो मतलब जाट और जो मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन वहां पर बन रहा है वो बहुत जबरदस्त बन रहा है। ऐसे में वहां पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा पहले से भारी है, क्योंकि एक बात और है, यहां पर ज्यादातर जो कैंडिडेट है, चाहे वो आप चंद्रशेखर की बात कर लीजिए, आप बसपा की बात कर लीजिए, इन दोनों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। यहां से दोनों मुस्लिम कैंडिडेट हैं मैदान में। और यहां से आरएलडी का जो कैंडिडेट होगा मेरे ख्याल से कोई जाट ही कैंडिडेट होगा वहां से जो चुनाव लड़ेगा। अगर यहां से खबरें सपा की तरफ से भी हैं कि वो भी जाट समुदाय से किसी को जाट कैंडिडेट, क्योंकि इन दोनों ने मुस्लिम कैंडिडेट पर अपना दांव खेला और समाजवादी पार्टी का ये एक स्मार्ट मूव ये इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आप देखिए ना भाई, जब दो पार्टियों ने, और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कम्युनिटी दलित कम्युनिटी है इस सीट पर, यह भी मैं आपको बता दूं, तो जब दो पार्टियों ने जो दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं उन्होंने अगर मुस्लिम उतार दिया, यानी कि ऑब्वियस सी बात है वो दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना के चल रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर मुस्लिम और जाट का कॉम्बिनेशन बना करके चलेगी तो उसको डबल फायदा होगा। एक फायदा जो नैरेटिव उस इलाके में चल रहा है आरएलडी को लेकर के, किसान नाराज है वहां पर, जो अगड़ी जातियां हैं वो नाराज है वहां पर उनसे, तो उसका एक ड्रॉबैक रहेगा आरएलडी का। और इधर समाजवादी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा क्योंकि वहां पर ये लोग अपना कॉम्बिनेशन बना करके एकलौती मात्र पार्टी सामने आएगी मुस्लिम और जाट के कॉम्बिनेशन में, जिसको दोनों तरफ का वोट मिलेगा। तो ये हो गई आपकी मीरापुर सीट। अगली अगर सीट, करहल की बात हमने कर ली, मीरापुर की बात कर ली, अगली हम अब थोड़ा सा इधर वापस लौटते हैं, कानपुर की तरफ आ जाइए, सीसामऊ में आ जाइए। सीसामऊ में कुछ भी कहना नहीं है। सीसामऊ में सिर्फ और सिर्फ इरफान सोलंकी का परिवार ही चुनाव जीतेगा और नसीम सोलंकी का टिकट पक्का हो गया है। अभी पिछले दिनों अखिलेश यादव जी ने बुलाया था, मीटिंग हो गई है, सारी बूथवार समीक्षा हो गई है, वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वहां तो भाई 20-25 साल से लगातार सोलंकी, इरफान सोलंकी के पिताजी, फिर इरफान सोलंकी और अब उनके और परिवार से जिसको टिकट मिल रहा है, तो यहां पर कोई इफ और बट की स्थिति ऐसी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो अगड़ा वोटर भी है, मतलब सवर्ण क्लास के जो वोटर हैं, जनरल वोटर हैं, वो भी बहुत जबरदस्त सपा को वोट करते हैं। और बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात है, जब लोकसभा में आते हैं तो यही वोटर चेंज होकर के शिफ्ट कर जाता है दूसरी तरफ। तो इस सीट का जो नेचर है, नेचर ऑफ द सीट, अगर आप उसको बोलेंगे तो विधानसभा में समाजवादी पार्टी के लिए ये एकदम हार्डकोर फेवरेबल सीट है। इसको एकदम डार्क ग्रीन में अगर रखा जाए तो भी बुरा नहीं होगा। तो 10 में से 4 सीटें आपने गिना दी, कुंदरकी, करहल, सीसामऊ और मीरापुर, 4 सीटों पर फाइट होगी थी। और जिसमें से करहल, आप कह रहे हैं कि ये करहल और सीसामऊ जो है
वो क्लीन स्वीप कर सकती है सपा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। 5वीं सीट की अगर हम बात करें, 10 में से 4 तो गिना दिया आपने, 5वीं सीट जी, 5वीं सीट में अब अगर आ जाए इधर आप पूर्वांचल की तरफ, थोड़ा सा अवध से आगे बढ़ते हुए, तो आप मिल्कीपुर में आएंगे। मिल्कीपुर में इस बार जो सबसे कड़ा और सबसे बड़ा और जो सबसे खतरनाक मुकाबला होगा वो मिल्कीपुर में होगा। देखिए, कोई दो राय नहीं। मिल्कीपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बाबा गोरखनाथ जो है, गोरखनाथ बाबा एक बार फिर से वहां पर कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि एक बार वो चुनाव हरवा चुके हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देगी। बहुजन आप ये कहें कि समाजवादी पार्टी के लिए अवधेश प्रसाद की जगह उनके बेटे को जो टिकट मिल रहा है, वहां पर उनको लेकर के एक अच्छा खासा माहौल है। परिसीमन से पहले भी अगर आप देखेंगे तो उस सीट पर भी अवधेश पासी जी, परिसीमन से पहले भी, आप मिल्कीपुर सीट जब नहीं भी थी उससे पहले भी अवधेश प्रसाद वहां से चुनाव कई बार जीत चुके हो, फिर उसके बाद मिल्कीपुर में लगातार चुनाव जीतते रहे। सिर्फ एक बार अवधेश प्रसाद चुनाव यहां पर उन्होंने गंवाया है। मुझे नहीं लगता है कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने कम समय में 6 महीने के भीतर में कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया है, या कोई बहुत बड़ा उन्होंने काम कर दिया है मिल्कीपुर के भीतर, या कोई बहुत बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया है हिंदुत्व का, मतलब कास्टिज्म के सामने रिलीजियस कोई ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया जिससे मतदाता भ्रमित हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, जो संविधान और आरक्षण के नाम पर जो वोटिंग हुई थी जबरदस्त सपा और कांग्रेस पार्टी को, वो नैरेटिव अभी भी काम कर रहा है और उस नैरेटिव को छोड़ नहीं रखा, बड़ा मजबूती के साथ उसको पकड़ के रखा है अखिलेश यादव की। आप देखिए, उनके आप ट्वीट देख लीजिए, उनके बयान देख लीजिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, तो अपने हर बात में, हर बयान में इस चीज का जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो दलित वर्ग का मतदाता, मिल्कीपुर सीट एससी सुरक्षित सीट है और यहां पर जो दलित वर्ग का मतदाता है वो इंटैक्ट है पूरी तरीके से। तो ऐसे में यहां पर जो लड़ाई होगी वो बहुत जबरदस्त इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मेरे ख्याल से 2 बार मिल्कीपुर का दौरा अभी तक कर चुके हैं, 2 से 3 बार, और वहां पर उन्होंने कमान संभाली है। हाँ, कमान वो मिल्कीपुर और कटेहरी दोनों सीटें योगी आदित्यनाथ के पास ही हैं। पर्सनली वो दोनों सीटें देख रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से वहां पर चुनाव लड़ने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन जो कंडीशंस है वो उसके अगेंस्ट है, वो उसके फेवर में नहीं दिखलाई पड़ रही है, क्योंकि अभी तक उसने पत्ते खोले नहीं है अपने। और दूसरा, आप देखिए ना, 22 के चुनाव में यहां पर एक पार्टी बढ़ गई, चंद्रशेखर आजाद आ गए हैं चुनाव लड़ने, और बहुजन समाज पार्टी भी मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ रही है। तो इस बार जो मुकाबला होगा वो आसान नहीं होगा। तो ये जो सीट है, मिल्कीपुर जो सीट है, इसको मैं मॉडरेट में रखूंगा, मॉडरेट कंडीशन रहेगी। लेकिन अपर एज यहां भी मैं फिलहाल समाजवादी पार्टी को इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि उसके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ जो माहौल 24 का बना था वो अभी बना हुआ है, उसमें अभी कोई डाउनफॉल नहीं आया है। छठी सीट कटेहरी की अगर बात करें प्रशांत भाई, तो क्या लग रहा है आपको? अम्बेडकर नगर की सीट कटेहरी में देखिए, कटेहरी में एक सबसे बड़ी बात है, वहां की जो सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली है वो लालजी वर्मा का जो परिवार है वो सबसे इन्फ्लुएंशियल परिवार है। अब बसपा में भी लालजी वर्मा थे तो वहां से जीतते चले आ रहे थे, फिर वो सपा में आए, सपा में भी वो लगातार जीत रहे हैं। तो आप अंबेडकर नगर, सिर्फ आप कटेहरी की बात छोड़ दीजिए, आप पूरे अंबेडकर नगर की बात कर लीजिए। अब पूरे अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा के कद का अभी हाल फिलहाल में कोई नेता अभी उतना मजबूत नहीं दिख रहा है। तो एक तो नैरेटिव है, लेकिन एक वहां पर लोकल जो मेरी स्थानीय पत्रकारों से बात हो रही है, एक जो चीज है लालजी वर्मा को लेकर के वहां पर डिसैटिस्फैक्शन है लोगों में, वो ये है कि ये अपने परिवार को जो टिकट देने की बात उनके परिवार की चल रही है। हालांकि मेरे ख्याल से अभी कोई खुल करके नाम सामने नहीं आया है। दूसरा, एक सबसे बड़ा जो दिक्कत वहां पर एक और आ गई है, वो ये आ गई, अमित वर्मा एक और कैंडिडेट उतरे हैं वहां से बहुजन समाज पार्टी के। मेरे ख्याल से 2022 में वो कांग्रेस पार्टी में थे 22 तक, उसके बाद फिर उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया और फिर बसपा में आकर के वो अमित वर्मा वो व्यक्ति हैं बेसिकली जिनके पिताजी और लालजी वर्मा, ये दोनों लोग, इनकी दांत की काठी कही जाती है, बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। तो वो एक मुझे लगता है हो सकता है कि उसमें सेंध लग जाए, लेकिन अपर एज में ये भी रहेगी सीट। फिलहाल मेरी तरफ से ये भी मॉडरेट रहेगी, ना तो ये बीजेपी के लिए फेवरेबल है, ना तो ये समाजवादी पार्टी के लिए एज ऑफ नाउ फेवरेबल है, क्योंकि नैरेटिव की बात है, नैरेटिव बनते बिगड़ते रहते हैं।
दिसंबर के पहले हफ्ते तक चुनाव हो जाने हैं वहां पर। तब तक क्या नैरेटिव बनेगा तब पता चल पाएगा कि असल में कौन से सर्कमस्टेंसेस में वहां पर चुनाव हो रहे हैं। तो और कोई कटहरी भी सीट तो गई, मॉडरेट में 6 रख रहे हैं सीटें हम। तो हो गई, 10 में से 6 सीटें जी। आपने बता दी। और इसमें से कोई इंटरेस्टिंग सीट जिसके बारे में आप समझाना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, कोई ऐसा समीकरण? एक देखिए, एक सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए और बड़ा नाक का सवाल है। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लिए, क्योंकि मैं केशव मौर्य के लिए कहूंगा, मैं फूलपुर सीट की बात कर रहा हूं। फूलपुर सीट इसलिए भी बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतनी, या यूं कहें कि ये वो सीट है। और मझवा भी देख लीजिए, मझवा और फूलपुर का जो प्रभार है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिला है। हाँ। और ये जग जाहिर है कि डिप्टी सीएम और सीएम साहब के संबंध कैसे हैं। दिल्ली लखनऊ का जो मामला चल रहा है उसमें भी बहुत सारा गणित है। देखो, लड़ाई सिर्फ एक दूसरे के दल में नहीं होती, विद इन द पार्टी इन फाइटिंग जो होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। ऐसे में एक ऐसा ऐसा दांव कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा फंसी हुई सीट केशव प्रसाद मौर्य को दोनों सीटें दी गई जिनको निकाल पाना आसान नहीं होगा। देखिए, ट्रेडिशनली देखेंगे तो समाजवादी पार्टी फूलपुर में भी अच्छा प्रदर्शन करती रही है, और मझुआ में तो खैर मेरे ख्याल से निषाद पार्टी के जो विधायक थे उनकी वो सीट थी। लेकिन विनोद कुमार वहां बिंद, पर, डॉक्टर। हाँ, विनोद बिंद भदोही से अब वो सांसद बन गए हैं। तो मझवा में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा उसको फेवरेबल मैं देना चाहूंगा, मझवा सीट। लेकिन फूलपुर में इस बार मामला फंसा हुआ है, बहुत जबरदस्त फंसा हुआ है। और फूलपुर में मेरे ख्याल से अमरनाथ मौर्य की बातचीत चल रही थी समाजवादी पार्टी से। आप पता नहीं अभी करंट में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जो कैंडिडेट थे शायद वो लोकसभा में भी वही कैंडिडेट बनाए गए थे, विधानसभा भी उनको लड़वाने की बातचीत चल रही है। तो हो सकता है कि बदल भी दे। लेकिन ये आप मान के चलिए कि वहां का कास्ट का जो सिनेरियो है वो ठीक ठाक है सपा के फेवर में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराएगी तो बीजेपी जीत जाएगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने ही भाजपा को हराया तो समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। यहाँ पर बड़ी बात आपने बोल दी है प्रशांत भाई, हाँ। बहुत अहम बात आपने बोल दी है। तो ये 10 सीटों का विश्लेषण कौन किस पर भारी वो यहाँ पर बताने की कोशिश करते हुए प्रशांत भाई, और देखना होगा किसकी जीत। अभी तो नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन किसकी जीत किसकी हार बहुत कुछ तय करेगी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो जो 6, 7, 8 सीटों का यहाँ पर आकलन है प्रशांत जी का कि भाई यहाँ पर कुछ खेल हो सकता है, एक बार फिर से अखिलेश यादव खेल कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, इनमें से बहुत सी सीटें ऐसी हैं जिन पर कांटे की टक्कर, सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। किसकी जीत किसकी हार कोई किसी पर भारी नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। तो इंतजार कीजिए चुनाव आयोग का कब तारीखों का ऐलान होता है, हम भी इंतजार करते हैं। और उसके बाद कौन कौन चुनावी मैदान में होगा, हर एक अपडेट पल पल की जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। प्रशांत भाई, आप हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े, समय निकाला, बहुत धन्यवाद।